नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। दरअसल अभी तक लोग सियासी तापमान की बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं बारिश का। मौसम तो निकल गया लेकिन मावठा शुरू हो गया है। मावठा एक तरह से किसानी के लिए, कृषि के लिए बहुत सौगात होती है और लोग कहते हैं कि अगर मावठा बरस रहा है तो ये अमृत बारिश है फसलों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन अब दो चीज़ें हैं। मावठा तो बरसा है, इसमें नफ़ा भी है लेकिन नुकसान भी है। हमारा कहना है कि नफ़ा ज़्यादा है और नुकसान कम है। आज इसी पर हम बात करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा रकबा ऐसा है जहाँ धान की खेती होती है। उसमें भी बासमती धान जो विदेशों में निर्यात होती है। पिछले कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश ने उसमें जीआई टैग के मामले में मुकदमा जीता और मध्य प्रदेश के बासमती धान को भी जीआई टैग मिल गया है। और इस नाते एमपी का जो धान है, बासमती है, वो विदेशों में निर्यात होता है। इसलिए हम बात करेंगे कि इस मौसम में धान कटना शुरू हो जाती है। जिन लोगों की धान की बुआई पहले होती है उनकी धान कट चुकी है, लेकिन ऐसे किसान बहुत कम है जो पहले बुआई कर देते हैं बारिश के लगते से ही। बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी कटाई अभी चल रही है। और ये कटी हुई धान जब खेत में पड़ी होती है और बारिश होती है तो उसमें एक तो दाग आता है, उसकी चमक कम होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो धान का अंकुरण भी खेत में हो जाता है। ये एक नुकसान है धान के उन किसानों के लिए जिन्होंने खेती थोड़ी सी बुआई लेट की थी और जिनकी फसल अभी कट रही है। लेकिन जहाँ तक फ़ायदे की बात है, जिन लोगों ने दिवाली के पहले एक तरह से कहेंगे कि चने की खेती कर दी है, उनको फ़ायदा है क्योंकि चने की खेती वालों को पानी देना पड़ता है और ये मौसम का पानी बरस गया और जो चने की फसल के लिए, मसूर के लिए अमृत का काम करेगा। लेकिन जो किसान गेहूं की फसल को बोना चाहते हैं धान काटने के बाद, उनके लिए ये बारिश पलेवा की तरह होती है। यानी बुआई के पहले जो पानी दिया जाता है खेतों में, उसके बाद जो गेहूं की खेती होती है। लेकिन अभी उस हिसाब से बारिश कम हुई है। थोड़ी सी बारिश और बढ़ेगी तब खेत गेहूं की बुआई के लायक बनेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। धान की खेती को अगर पानी ज़्यादा गिरता है तो नुकसान होगा, लेकिन कपास की खेती को भी नुकसान हुआ है। हम कह सकते हैं कि इसमें घाटा कम है, मुनाफा ज़्यादा है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केदार जी आपसे। दरअसल आज की चर्चा के मुख्य वक्ता, हीरो, नायक जो भी आप कहें, अन्नदाता आप ही हैं। खेती से आपका संबंध है, आप खुद खेती करते हैं और किसान नेता भी हैं, इसलिए किसानी की हर बारीक चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। कई बार शहर के लोग जब बारिश होती है तो खुशियां मनाते हैं, पकौड़े खाते हैं, ओले गिरते हैं तो उनको लगता है कि बर्फ़ गिर रही है तो मज़े करें। लेकिन किसान का दिल जानता है कि ये जो बारिश और ओले कई बार गिरते हैं वो उसके सीने पर गिरते हैं, क्योंकि फसल तबाह हो जाती है ओले गिरने के साथ ही। शहरों के लोग इस बात से कम वाबस्ता होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि शहर की सर्दी जो बहुत आनंद देती, शहर के लोगों को रज़ाई निकल आती है, लिहाफ में वो दुबक जाते हैं, बढ़िया कॉफ़ी चाय पीते। लेकिन किसान की जान गले पर अटकी रहती है कि कहीं बारिश ज़्यादा हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बारिश हो रही है, मावठा जो गिर रहा है, ये किसान के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन नुकसानदेह कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ किसान को ज़रूरत है सरकार की मदद की? कहाँ कहाँ किसान को ज़रूरत है बीमा की, जो इंश्योरेंस हुआ उसकी बीमे की राशि उसको मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ये बारिश थोड़ी सी बढ़ती है तो धान के जो किसान हैं उनको नुकसान होगा, गेहूं की बुआई करने वालों को फ़ायदा होगा और जिनके चने की बुआई पहले हो चुकी है उनको भी इसमें लाभ होगा, क्योंकि उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। जिन किसानों ने चने में पानी दे दिया है उनके लिए अलबत्ता इसमें नुकसान है, लेकिन ऐसे किसान कम होंगे जो पंप से, मोटर से पानी देते हैं। मुझे लगता है कि उसकी जो सिंचाई होती है मोटर से, पंप से, वो थोड़ी देर से होती है और ये तो आसमान से गिरने वाली बारिश है, इसमें पूरे खेत बढ़िया हरे भरे हो जाते हैं। आपकी राय? देखिए साहब, हर सिक्के के जो दो पहलू होते हैं उसी की तरह ये बारिश का भी है। जी। इसके भी दो पहलू की तरह। पहला पहलू यह है कि इससे फायदा भी है। वो फायदा किस तरीके का है कि जहां पर बुआई हुई है और पानी गिर गया तो उसमें जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, बुआई पहले हो चुकी है, जहां पानी की दरकार है वहां पर ये पानी फायदेमंद हो जाएगा। तीसरी यह है कि जो बुआई हो गई है, फसल अच्छी लगी है, वहां पर ये बरसात हुई है तो
वेजेटेटिव जो उसकी वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके लिए काम का। दूसरा नुकसान इसका यह है कि जहां पर चने में पानी दे दिया, ज्यादा लंबे समय तक अगर चने में पानी या ठंडक बनी रहती है तो उसको जलने की तकलीफ आती है। तो जिन्होंने पानी दिया है 3-4 दिन हो गए, उसमें यह पानी गिरकर डबल जो आल बनेगी, उसके कारण चने की फसल को कहीं कहीं जो नुकसान है वो हमको देखना पड़ेगा। जी। दूसरा नुकसान जो सामने आ रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप डाउन होगा। अभी डाउन हुआ, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, तो इससे टेक्निकली जो क्रॉप है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला नुकसान की अगर हम बात करते हैं, जो फसल कट चुकी है, जो मंडियों में बिकनी है, उसमें तकलीफ है, क्योंकि मंडियों में व्यवस्था अव्यवस्था के कारण आप देख लीजिए खुली ट्रालियां जा रही है, वहां पर तकलीफ है। एमएसपी की खरीद का मामला बनने वाला है तो वहां पर तकलीफ है। जिन किसानों की फसलें खलियानों में पड़ी हुई है उनके साथ तकलीफ है, क्योंकि घर में रखने की जगह नहीं है। जो फसल कई छोटी मोटी, मुझे अब तो बहुत कम खड़ी दिख रही है, जहां खड़ी है उस फसल के लिए तकलीफ है। तो ऐसे समय पे बात आती है, देखिए ये तो प्रकृति, खेती को सबसे बड़ा जुआ कहा, और उसका सबसे बड़ा कारण 2-3 कारण मैं मानता हूं। एक तो ये प्रकृति की मार होती है, दूसरी बाजार की मार होती है। पूरा इसी पे चलता है, इसलिए इसको जुआ, खेती को सबसे बड़ा जुआ कहा है। तो जो अभी फसल खराब हो रही है, इससे निजात देने के लिए सरकार ने एक टूल अपना बनाया है, उसको फसल बीमा कहते हैं। फसल बीमा होता है फसलों का, हर बार बढ़ चढ़ के उसका रथ चलता है, गांव गांव उसका प्रचार होता है, करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, बस कि बीमा हो गया, अब चिंता दूर। पर वो चिंता दूर होती नहीं है, चिंता तो और बढ़ जाती है। जिस किसान का पैसा फसल बर्बाद हुई, उसको कुछ नहीं मिल रहा। टेक्निकली जब हम देखते हैं तो आप जब 20-22% का प्रीमियम डालते हो, सरकार और किसान मिलके, जब उसका क्लेम सेटलमेंट आता है 100% खराब होने पर, तो वो 20, 22, 25, 18, 30%, कभी भी 50% से ऊपर मैंने अभी तक देखा नहीं है, जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं, जो स्केल ऑफ फाइनेंस है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो पॉलिसीज है उसमें जमीन देखी और कागज देखी में एक बड़ा अंतर, बड़ा फर्क हमको दिखता है। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो आपको ग्रोथ और पाई चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा दिखेगा। पर वास्तविकता में जमीन पे आप जाते हो तो किसानों को बड़ा तकलीफ है, और उसके समाधान जो ढूंढने के लिए अगर हम लोग निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ है। ये होती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी खाना पूर्ति नहीं कर पाते, कागज नहीं बना पाते, कागज की भरपाई नहीं कर पाते, बिल्कुल। उसका हर्जाना है वो किसान को उठाना पड़ता है। तो जो ये मौसम की मार है, ये पहली बार नहीं है, किसानों को हर बार आती है। आज देखिए मध्य प्रदेश में यूरिया का क्राइसिस है। आज यूरिया रेक पॉइंट पे पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, एक तरफ मिल नहीं रहा, दूसरा मिल रहा, वो भी ढेले बन रहा। तो छोटे छोटे जो काम है खेती के, किसानों के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो नुकसान भी है। जो बिजली की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है, गाँवों में अंधेरा है, जहां पर बारिश नहीं है, हल्का छीटा छाटी, वहां पर जो किसानों को पानी देना है वो डिले हो रहा है। तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी। कह सकते हैं कि जो तकनीकी समस्या वो तो बारिश के बिना भी आती है, लेकिन जहाँ तक बारिश से उत्पन्न दिक्कतें हैं उस पर बात पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभी किसी गांव के दौरे में कहा था कि इस बार अभी जब किसानों से धान की खरीदी होगी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उधारी मान जाना सरकार की, क्योंकि इस बार किसानों को हो सकता है कि धान खरीदी का भुगतान लेट हो, क्योंकि बारिश हो रही है। सरकार अभी चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसके लिए नया सब कुछ काम होगा, सरकार किसी की भी हो। तो ये सब बातें हैं जो किसानों को आने वाली दिक्कत है। इस बारिश के अलावा किसान की अगर खरीदी भी होगी तो भुगतान में उसको देरी होगी इस बार, ऐसा लगता है। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी, सवाल है कि मध्य प्रदेश के 14 जिले इस मावठा की जो बौछारें गिर रही इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी तक जो खबरें हमको आई है जिलों से, कस्बों से और तहसील स्तर से, उसमें किसानों की एक तरह से खुशी का माहौल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बारिश हो रही है उनके लिए एक तड़का है सब फसलों के लिए, और इससे फसल और खिल जाएंगी जहां बारिश पानी की ज़रूरत थी। लेकिन एक और बात है जिसकी हम चर्चा जरूर करेंगे इसमें, कि जो शहरों का बाजार है, तापमान, अभी गर्मी का मौसम एक तरह से चल रहा था, कल के पहले देखें अभी तापमान में 2.5 डिग्री की गिरावट आई, और उसके चलते जो गर्म कपड़ों का बाजार है
उसमें जरूर गर्माहट आएगी। अभी तक उसमें ठंडक थी क्योंकि ऊनी कपड़े बिक नहीं रहे थे। तो ये भी एक तरह की इस बारिश ने कई लोगों को फायदे दिए। बाजार में गर्माहट आएगी, कपड़ों की बिक्री बढ़ जाएगी। जो ऊनी कपड़े हैं, किसानों के चेहरों पर खुशी है। जहां गेहूं के लिए पानी की जरूरत थी, चने के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन वो किसान थोड़े से जरूर उदास होंगे जिनकी धान कटकर खेत में रखी हुई है। लेकिन जिनकी धान कटकर बिक गई है वो खुश होंगे क्योंकि उनके पास देर सवेर पैसा आएगा और वो गेहूं की तैयारी कर रहे हैं। रमेश जी, आपकी राय, इस पूरे मावठे को आप किस ढंग से देख रहे हैं? कितना नफा और कितना नुकसान है? राघवन जी, इस मावठे से जिन जिन क्षेत्रों में धान की खेती होती है वहां पे जो धान कट चुकी है उनको तो कोई खतरा नहीं है, यानी जो दाना है फसल का वो खेत खले में आ गया, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन जिन किसानों की धान खड़ी है या कट के खेत में रखी है तो उसमें अभी शुरुआती दौर में तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये मावठा लंबा खिंचता है तो खतरा है, क्योंकि जो कटी हुई फसल है उसके सड़ने और अंकुरित होने का खतरा हो, तो उसकी चमक चली जाएगी धान की, उसमें अंकुरण आ गया तो कम रेट पे बिकेगी। इसके बाद अगर सड़ गई तो वो किसी भी काम की नहीं रहेगी अगर ज्यादा पानी गिर गया। अगर जो फसल खड़ी है अभी कटी नहीं है तो उसमें भी उसकी चमक भी चली जाएगी। हालांकि अंकुरित तो नहीं होती, हमारा अनुभव ये है, 1 साल और हुआ था ऐसा, तो अंकुरित तो नहीं होती लेकिन उसकी चमक चली जाती, भाव डाउन हो जाता और फिर बड़ी मशीन चलती नहीं है, उसमें मजदूरों से कटवाना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है वो। तो इस हिसाब से इन किसानों को तो नुकसान है। लेकिन जिनके चने की बोनी हो गई है, जिनकी खेत खाली है, तो कलेवा का फायदा हो जाएगा। चनों की फसल पे ये ऊपर का जो पानी होता है वो बहुत अमृत के समान होता है। तो अच्छा, इसके अलावा भी जो फसलें और दूसरे क्षेत्रों में जो फसलें की बोनी हुई होगी उनको सबको फायदा है। मैक्सिमम आप ये समझ लें कि 70% के लगभग किसानों को इससे फायदा है। 30% वो किसान नुकसान में है जिनकी फसलें, अब सोयाबीन का रकबा तो यहाँ घट गया, वरना सोयाबीन के किसान को भी बहुत नुकसान होता था। बल्कि एक बार तो मैंने देखा था कि उनकी फसल सड़ गई थी। अच्छा, ये जो मावठा है इसके 30 नवंबर तक का प्रकोप जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से है। इसके बाद 5 तारीख से मैंने अभी इसका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मैप देखा था तो उसमें एक सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी में, तो 5 दिसंबर के आसपास उड़ीसा और आंध्रा के तट को हिट करने वाला, तो उसका भी असर हो सकता है, आजा कह नहीं सकते अभी। तो इस तरह से ये जो मावठे का जो असर है वो मिक्स है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आपने किसान बीमा की बात की थी, तो किसान बीमा राघवेंद्र जी किसान के लिए एक छलावा बन गया है। किसान बीमा आपका कितनी नुकसान हो, जब तक कोई चुनाव ना आए तब तक किसान बीमा किसान को नहीं मिलता, और जब चुनाव आता ना तो वो रोक के रखते और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भी और जिनका नुकसान नहीं हुआ उन्हें भी जबरदस्ती दे देते। तो एक प्रकार से ये मैंने तो ये देखा है कि ये किसान बीमा के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसे किसान बेचारा आवाज उठा नहीं पाता और सरकार जानती है। अब पता नहीं वो जानते हुए भी इसका रेगुलेशन क्यों नहीं करती, क्योंकि किसानों के बीमे के निपटारे का लोकलाइज्ड मैकेनिज्म होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे गांव में किसी और गांव में नुकसान हो रहा है तो उसका ये प्राइवेट है तो पटवारी या तहसीलदार का इसमें कोई रोल होता नहीं है। जो निजी कंपनियां हैं, निजी लोगों ने इसको ले रखा है तो उनको कोई लेना था। मैंने तो एक बार वो बीमा वाले आए थे, उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे कि इसका पूरा निपटारा ग्वालियर से होता, अब ना हम किसान ग्वालियर जा सकता ना वो किसान के खेत में आते। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और किसान को एक प्रकार से लूटा जा रहा है। बजाय इसके सरकार हमसे किसान से पैसे ले ले, जैसे वो प्रोविडेंट फंड होता है ना कर्मचारियों का, ऐसा किसान से पैसे एक निश्चित राशि काट ले और किसान को इस स्थिति में अपनी तरफ से कुछ मिला दे और कुछ किसान की वो राशि मिला के दे दे, तो उसको किसान को उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। बजाय इसके प्रधानमंत्री की ये जो किसान बीमा योजना है ये खिलाफ है और ये घोटाला है, किसान के साथ छलावा है, किसान के साथ लूट है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा चुनाव में लेती सरकार है, कोई भी सरकार हो, इसके अलावा इसका कोई सेंस नहीं है। जहां तक बाजार का सवाल है, जैसे आपने कहा कि ठंड बढ़ेगी, तो बिल्कुल अभी तक तो
ठंड का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन आज के बाद ठंड बढ़ेगी और मार्केट में गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ेगी, तो इससे जो मुद्रा का फ्लो है मार्केट में वो बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। बिल्कुल। योगीराज जी, दरअसल गांव की तस्वीर तो आपने समझ ली केदार जी से और रमेश सिंह जी से। शहरों में भी बारिश का मावठे का असर होता है और यहाँ जो हमने चर्चा में कहा था कि इस तरह से गर्म कपड़ों का बाजार एक तरह से उसमें रौनक आ जाएगी, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं वो शाम के बाद इस सर्दी का अलग मजा लेते हैं। अब तो सरकारों में और वैसे भी चलन बढ़ गया है मदिरा पान का, तो इसकी भी बिक्री बढ़ जाएगी। शाम के बाद आप देखिए कि जो मदिरा की दुकानें होती हैं, वाइन शॉप होती है, वहाँ लाइन लग जाती है। तो ये एक अलग किस्म का बिजनेस है जो बढ़ेगा। हमने लेकिन जहाँ तक बीमे की राशि की बात होती है, ये गंभीर मामला है। हालांकि हमारी डिबेट किसान भाइयों के लिए समर्पित है और ये एक तरह से किसान चर्चा है, आप कह सकते हैं, ये चौपाल भी है आज की। इसमें ज़रूर ये बात गंभीरता से उठकर आई कि ये प्राइवेट सेक्टर के जो बीमा कंपनियां बीमा करती हैं वो अपने हिसाब से करती है, सरकार उन पर तब तक ध्यान नहीं देती जब तक उनको वोटों का नुकसान ना हो। चुनावी साल में कोई भी सरकार हो, जैसे रमेश सिंह जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ, सरकारें किसी की भी हो, चुनाव के साल में सारी बीमा कंपनियां किसानों को अच्छा मुआवजा देती हैं, चाहे उनका नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की कि किसानों की मॉनिटरिंग हो बीमा कंपनियों पर, और वो कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधि इसमें दखल दें, चाहे वो इसमें पॉलिटिकल भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और उसके अलावा किसानों के सीधे भी जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर है, कॉर्पोरेटिव, उसके भी किसान नेता इसमें जुड़ सकते हैं और वो बीमा फसल के मामले में, बीमा के मामले में आकलन करवा सकते हैं प्राइवेट कंपनियों से जो बीमा करती है। आपकी राय? शहरों में तो मामला खूब मधोशी का है, जैसे ही वीकेंड आएगा तो आप देखिए कि इस सर्दी के मौसम में शाम के बाद से स्थिति बदल जाती है, लेकिन अभी गांव के हालात चिंताजनक भी है, किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें भी है और खुशी भी है, दोनों, पूरा मामला मिला जुला मिश्रित है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये मावठे की चूँकि आजकल बात बहुत होती है और मौसम भी अब आम चर्चा का हिस्सा बन गया है। पहले ज़रूर एक था कि साहब मौसम पे इतनी ज़्यादा कोई डिबेट नहीं करते थे, लेकिन अब ये सब आम लोग भी समझने लग गए, शहर से लेकर गांव तक इसकी चर्चा होती है जी। और सबके अपने अपने माहौल हैं। अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया इंदौर से, कह रहे अरे जाओ बहुत बढ़िया माहौल हो गया, अपन धार मांडू चलते हैं जी। तो एक मावठा ही है उनके लिए, वो इस मावठे का इंतज़ार करते हैं। एक मावठा का जिक्र आपने कर ही दिया कि रात में मदिरा की दुकानों पर जो मावठा गिरता है उसमें बिक्री पड़ जाती है। और सबसे खतरनाक बात है, अब ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो बात हो रही है, लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण जो चिंता की जो बात है, ये जो बीमा कंपनियों का जो मावठा जो किसानों पर गिरता है उसका कोई इलाज अभी तक हो नहीं पाया। बीमा कंपनियों का किसानों पर मावठा नहीं गिरता, उनका मठा गिरता है। वो जिसे कहता है ना कि साहब मठा डाल दिया, किसानों की जड़ों में बीमा कंपनियां 4 साल तो मठा डालती हैं और चुनाव के साल पे वो जरूर कुछ दे देती हैं, 1 साल, यानी चौथे और 5वें साल मुनाफा, तो और 3 साल वो मठा डालती हैं मावठे के या किसी और नाम पर। जी। तो है क्या कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा साहब एक ऐसा एक बिचौलिया खड़ा कर दो कि किसान हमारे पास तक नहीं आए और आप अपनी समस्या उनके सामने जाके कहो। किनके सामने? बीमा कंपनियों के सामने। नहीं, वो सुनते नहीं है समस्या। ये तो रमेश सिंह जी कह रहे हैं कि हमको ऐसा कहना चाहिए। बीमा कंपनियां तो अपने तय काम करती हैं, वो अपने हिसाब से बीमा का नुकसान तय करती है और वो किसानों के खाते में पैसे देना चाहती तो देती है, और नहीं तो उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि पैसे उनके बीमा राशि के आए कि नहीं आए। सिर्फ चुनावी साल चौथे और 5वें वर्ष में जरूर वो एक्टिव होती है और कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता होगा ताकि किसान सरकार से खुश हो जाए और वोट दे दे। और ये हर सरकार की फितरत है, इसमें हम किसी भी सरकार, किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। दोनों पार्टियां या जो भी सरकार में पार्टी आती है वो दागदार है इस मुद्दे पर। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये मैंने कहा ना कि एक उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया ताकि आप हमारे पास आओ ना जी, और जिनके पास जाओ वो आपकी सुन नहीं रहे। जैसा अभी रमेश जी बोल रहे थे कि कंपनियों के पास जाओ तो उन्होंने कहा साहब ये सब चीज़ तो ग्वालियर से तय हो रही हैं। तो भैया हमारी ज़मीन का कहाँ से तय होगा? हमारे खेत से तय होनी चाहिए ये चीज़ें, ये ग्वालियर और भोपाल से क्यों तय हो रही हैं? तो इस पर सरकार को एक्शन उठाना चाहिए और सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये बिचौलिए कंपनियां जो आ जाती हैं ये सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। और किसान संगठन भी इस पर काम करें। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बीजेपी और किसान, माने कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, क्योंकि किसानों की पार्टी तो बीजेपी कांग्रेस नहीं है, उनकी पार्टी तो वो किसान संघ जो उनके लिए लड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक।
और चूंकि वो समझते हैं इसलिए अब उनकी स्थिति को कोई समझे ऐसा आदमी भी वहां चाहिए। बिल्कुल। लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लोग उन्हीं के पास जाते हैं, समाधान भी उन्हीं के पास है। बिल्कुल। हम पूछ लेते हैं, केदार शंकर जी भी किसान नेता हैं और वो जब हमारी डिबेट में आते हैं तो फिर वो दलगत आधार से ऊपर उठकर बात करते हैं और अभी तक जब भी उनसे बातचीत हुई है उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया है। जब आलोचना करनी होती तो वो अपनी पार्टी की भी आलोचना कर देते हैं। हमारा कहना यह है केदार जी, किसानों की तो दोनों ही पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस दोनों, और जो उनके हित में काम करे वो उनकी पार्टी। तो इस समय तो पार्टियां किसी की भी हो, किसानों के हित में काम करने वाले लोग की जरूरत है और उसमें केदार जी आपका नाम अग्रणी है। आपकी राय कि ये जो बीमे का मसला है, मावठा इतना गिरे कि लाभ हो, और अगर वो ज़्यादा गिरता नुकसान होता है तो कम से कम बीमा कंपनियों से जो इंश्योरेंस है वो लड़कर लेने की ताकत भी किसान संगठन बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर करें, यहाँ दल का आधार से ऊपर उठकर। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, मेरा तो ये मानना है, जैसे ये बीमे की बात है और अभी धान खरीदी, दो बहुत महत्वपूर्ण इशू और दोनों टेक्निकल है जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2700 रुपए का कहा है और उधर बीजेपी ने 3100 रुपए धान खरीदी का कहा है। मतलब एमएसपी के ऊपर बोनस देने की बात है। बोनस एक टेक्निकल इशू है जो बहुत मुश्किल से भी सुलझेगा, इसलिए शिवराज जी ने उस पर थोड़ा सा लंबा समय मांगा है। सवाल यहाँ क्या आता है कि जो हमारे लोग एमएलए बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये हैप्पी बर्थडे मनाना नहीं होता है कि केक काटने चले गए, पंगत में हम लोग चले गए, शादी ब्याह अटेंड कर लिए। ये मुझे लगता है एमएलए का काम नहीं होता। केदार जी, जो किसान जिनको अपना एमएलए बना के भेजता है वो भी कई बार उनके ऊपर ओले बनकर गिर जाते हैं। किसानों के लीडर ही, विधायक ही ओले बनकर गिरते और नुकसान करते हैं। जी, कहना चाह रहा हूं कि इनका काम ऐसा तो है नहीं कि कोई मजबूत एमएलए बन गया तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा टारगेट आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आते हैं जी। केंद्र जो डिजाइन करता है वो सब डिस्ट्रिक्ट में बराबर भेजता है, स्टेट जो भेजती है वो सब डिस्ट्रिक्ट में बराबर भेजती। नहीं तो मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का बजट जो है अपने यहाँ डाल देते। तो ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के बाद में जो हमारे लीडर्स का काम आता है, जिनको जनता चुन के भेजती है, उन लोगों का काम है पॉलिसी का रिव्यू करना, पॉलिसी का अध्ययन करना। मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं, उनको समझ ही नहीं है, फार्मूला तक नहीं देखना चाहते वो लोग। उसमें कहाँ अब केदार जी, वो स्थिति तो तब बनेगी जब आप जैसे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे और वो उस पर बात करेंगे। अभी तो चूंकि आप मैदान के बाहर हैं, जिस दिन आप विधानसभा के भीतर होंगे तब ये स्थितियां मजबूत होंगी। जी नहीं, ये मेरा यही कहना है। देखिए, हम एक नहीं 230 है मध्य प्रदेश में, तो 230 में से कम 10-5 लोग इन चीजों पे बात अगर शुरू कर देंगे तो 230 के 30 बात करने लग जाएंगे। मध्य प्रदेश का पूरा किसान नेता हर साल हर मुद्दे पे लड़ता रहता है। एक भी लीडर जो है वो उनको बुला के बैठ के बात करके समझना नहीं चाहते। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि टेक्निकली सब लोग इस वर्ग पे कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं, इसलिए दुर्दशा है किसानों की। बिल्कुल। जिस दिन हमारे को इतना विश्वास है कि इस विश्व में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान। ठीक बात। सब चीज का समाधान है, बस विल पावर चाहिए। जिस दिन विल पावर बना लेंगे काम हो जाएगा। विल पावर के साथ साथ आपने कहा कि वो समझना नहीं चाहते, उनको पता सब होता है, वो खुद ही इस मुद्दे पर गणेश जी, उनको कौन ज्ञान देगा। 230 में से लगभग आपको 180 ऐसे विधायक होंगे जो जिनके व्यवसाय में खेती लिखा हुआ है, वो किसान है, लेकिन वो जानबूझकर किसानों के हित की बात नहीं करते हैं या उनकी अनदेखी करते हैं। एक तरह से वो किसान के दुश्मन बन के काम करते हैं। मैं तो सीधा सा ही कहूंगा, रमेश जी आपकी इस पर बहुत संक्षेप में छोटी सी राय। राघवन जी, मैं बताऊं आपको, जितने भी विधायक और सांसद है, मैक्सिमम विधायक सांसद कृषि क्षेत्र से जाते हैं। कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इनके ग्राउंड लेवल का उन्हें ज्ञान होता है। लेकिन राजनीति में जाने के बाद, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। दूसरी बात यह है कि वो जो कृषि का अभाव है वहां उन्हें खत्म हो जाता है, उनकी अपनी आय के दूसरे स्रोत हो जाते हैं, फिर वो उन स्रोतों को बढ़ाने में लग जाते हैं और खेती उनकी प्रायोरिटी से खत्म हो जाती है। शिवराज जी कृषि मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ है। उनमें कृषि की उन बारीकियों को भी जानते हैं जो शायद बड़े बड़े किसान भी नहीं जानते हो। लेकिन आप देखिए प्रायोरिटीज चेंज हो जाती, हालांकि वहां पर्सपेक्टिव बदल जाता है। पूरा देश का, राज्य का, हर क्षेत्र की उनकी प्रायोरिटीज होती है। तो ये मजबूरी उनकी हो सकती है, लेकिन उन्हें कृषि पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेईमानी है कि जहां से आप निकल के गए और निकलने के बाद आप उन्हें भूल जाए। बिल्कुल।
अच्छा, दूसरी बात बहुत जल्दी से पूरी करिए, समय की कमी जी। पॉलिसी रिव्यू का, तो पॉलिसी रिव्यू राघवेंद्र जी बहुत जरूरी है। पॉलिसी जैसे मान लीजिए कृषि बीमा को लाया गया, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी नीयत से लाए थे, लेकिन ग्राउंड पे जाके उसकी फंक्शनलिटी कैसी काम कर रही है, उनने इसमें एक चेंज किया था, लेकिन वो चेंज पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां कभी भी उपभोक्ताओं के हित का कतई ध्यान नहीं रखती, और सरकार को इस पे ग्राउंड लेवल पे आके किसानों से आके पूछ के और किसानों की सलाह के अनुसार इसको रिव्यू करे। किसान बीमा योजना फ्लॉप है, इसमें 100% रिव्यू की जरूरत है। केदार जी मेरी इस बात से सहमत होंगे। देखिए, सरकारें अच्छी स्कीम लेके आती हैं, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, लेकिन अगर सरकार की लगाम ढीली होगी और किसान सो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर इसी नींद का बहाना ढूंढता और वो लाभ कमाता है। इसी के लिए सरकार और किसान दोनों को जागने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में आपकी राय योगीराज जी। असल में आज के जो एमएलए एमपी किसान बन के संसद में पहुंचते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, दरअसल वो नकली किसान है। वो किसान बनकर उसका लाभ लेते हैं कि उनकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाए, बाकी वो किसान होते नहीं है। किसान का चोला पहनकर किसान होने का लाभ कमाते हैं, वरना किसान के जब सीने पर वो ओले गिरते हैं, बारिश होती है, तब उनके सीने पर या उनके चेहरे पर दर्द की रेखाएं कम होती है। आपकी बहुत छोटी सी राय। कई बार तो मुझे लगता है कि ये जो ओले गिरते हैं वो एक इन नेताओं के लिए उत्सव की तरह होते हैं जी। वो इंतजार करते हैं कि ओले गिरे, पैसा आए और हम अपने जेब में इनको भरें। अभी फार्मूले की बात हो रही थी, एक लाइन बोलूंगा बस जी। किसान तो वो फार्मूला जानता है बेचारा कि कितना खाद डलेगा, कितना बीज डलेगा और कितना पानी डलेगा। अब उसको गणित का थोड़ी फार्मूला पता है कि बीमा कंपनी को कितना % हम जमा करें, कितना सरकार जमा करे। तो फार्मूले के गणित में किसानों को नहीं उलझाना चाहिए। सीधा सिंपल ये है कि वो बेचारा जो कर रहा है उसको उसका मुआवजा, और हर गांव की एक तरह से नुकसान तय हो और उस हिसाब से कंपनियां उस नुकसान को गांव के हिसाब से भरपाई करें, ना कि वो ग्वालियर या भोपाल में बैठकर कह सकते हैं कि हरिशंकर प्रसाद जी का एक हाथ से व्यंग था, उसमें वो कहते हैं कि सूखा उत्सव भी मनता है और बाढ़ उत्सव भी मध्य देश में मनता है। तो कई बार बाढ़ और सूखे का उत्सव अधिकारी और प्राइवेट कंपनियां मनाती है। किसानों को, सरकारों को जागने की जरूरत है। अभी हम बात करते हैं मावठे पर। इस पर उम्मीद करते हैं कि मावठा इतना गिरे कि किसान को लाभ हो, नुकसान की कीमत थोड़ी सी कम चुकानी पड़े। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। केदार जी आपका साधुवाद, रमेश सिंह जी आपका धन्यवाद और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।